अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान अदबी फोरम के अदबी चैनल में आपका एक दफ़ा फिर इस्तकबाल है, स्वागत है, खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, रज़िया भट्ट के सफ़रनामे अमरीकी यात्रा की आज हम 5वीं किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो आइए सुनते हैं अमरीकी यात्रा एपिसोड 5। दूसरा दिन हमने घर ही में गुजारा। मैं और बुशरा बातें ही करते रहे, बातें जो खत्म होने ही में न आ रही थी। इस दौरान मेरी भांजियों आमना और हुमैरा के भी फोन आए। दोनों बहुत खुश थीं। दोनों यहाँ अपने अपने घरों में खुशबाश थीं, लेकिन उनकी बातों से बखूबी अंदाजा हो रहा था कि अपनों से बिछड़कर वो काफी उदास भी थी और शादी पे हम सब के आने से वो निहाल हो रही थी। मेरे यहाँ कब आएंगी? बुशरा के घर में ही बैठी न रहिएगा। कब लेने आऊं? दोनों के दिली जज्बात का वालहानापन मैं महसूस कर रही थी। अभी मैंने यहाँ 3-4 महीने रहना है। हर एक के घर आऊंगी और रहूंगी भी। फिक्र ना करो, तंग ना आ जाओ। हाय रजिया खाला, हम तो तरस रहे हैं आप सबसे मिलने के। आपकी आवाज सुनकर ही इतनी खुशी हो रही है। जब आपसे मिलेंगे तो सोचें हमारी खुशियों का क्या ठिकाना होगा। जीती रहो। मैंने दोनों को बहुत दुआएं दी। मैंने फोन बंद किया तो बुशरा बोली, अभी सब आराम से बैठी रहें। आपने बहुत दिन मेरे यहाँ रहना है, ठीक है? मैंने सारे हिलाया। साइमा की शादी पर भी जाने दूंगी या नहीं? वो तो हमने भी जाना है और अभी तक शादी में बहुत दिन हैं। वो बोली, अच्छा भाई, देखेंगे। कल आपको घुमाने ले जाऊंगी। फारान और उनका एक कोलीग जो सामने वाले अपार्टमेंट में रहता है, कॉल करते हैं। एक दिन फारान गाड़ी ले जाते हैं, वो उनके साथ चला जाता है। एक दिन वो अपनी गाड़ी में फारान को ले जाता है। इस तरह मुझे हर दूसरे दिन गाड़ी मिल जाती है। उसकी बीवी को भी मैं इससे आपको मिलाऊंगी। इंडिया की है, मेरी दोस्त बन गई है। अच्छी बात है। हिंदू है या मुसलमान? खुद हिंदू है, शौहर ईसाई। यहाँ शादी की है? नहीं, इंडिया ही में शादी हुई। उसका खामद भी इंडियन है। मैं उनसे आपको मिलाऊंगी। बड़ी अच्छी है। उसके बच्चे हैं? नहीं। बुशरा ने कहा, वो अभी पढ़ रही है बड़ी लायक। बातें भी बड़े मजे की करती है। वैसे भी जब आती है मेरा कोई ना कोई काम कर देती है। सारों को भी गोद में लिए बैठी रहती है। पर एक बात है नन्ही। क्या? वो अक्सर कोई अच्छी चीज पकाए तो मेरे लिए ले आती है। पता नहीं क्यों वो शय खाने को मेरा जी नहीं करता। कभी कड़ी बनाकर ले आती है, कभी भुजिया और कभी कोई ना कोई मिठाई। वो मुंह बना बनाकर बता रही थी। मैं हंस पड़ी। नानी, मेरी बनी चीजें वो मजे से खा लेती है, बल्कि कभी कभी अपने खामन के लिए भी ले जाती है। अच्छी बात है बुशरा, और देश में मिलजुल कर ही रहना चाहिए। एक दूसरे की मदद की जरूरत तो होती ही है। हाँ, इस नुक्ता नजर से हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। अभी शायद आ जाए। दूसरे तीसरे दिन चक्कर लगा लेती है। आपका इससे भी इंतजार है। अच्छा? हाँ, उसे पता है आज आप यहाँ से हैं, इसलिए जरूर आएगी। चंद लम्हों बाद मैंने बुशरा से पूछा, किसी अमेरिकन लड़की से भी मिलती हो? हाँ, 2 लड़कियां पिछले अपार्टमेंट्स में रहती हैं। एक तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है, कोई 3 साल से। इससे कभी कभी मुलाकात हो जाती है, बगैर शादी के। और क्या, यहाँ ये बुरी बात थोड़ा ही है। ये मियाँ बीवी की तरह रहते हैं, लेकिन शादी नहीं की होती। एक दूसरे को जांचते परखते हैं, फिर शादी कर लेते हैं। बास तो सारी जिंदगी बगैर शादी के गुजार देते हैं। तौबा। बुशरा हंसकर बोली, भाई तो यहाँ आप बहुत कुछ देखेंगी, बहुत कुछ सुनेंगी। और दूसरी लड़की? उसने तलाक ले ली हुई है, किसी स्टोर में काम करती है। नानी, बड़े मजे मजे के किस्से हैं, आपको सुनाऊंगी। बड़ी कहानियों के प्लाट मिलेंगे। वाकई? मैंने कहा। शाम फारान आ गए। हमने इकट्ठे चाय पी। बुशरा ने बड़े मजे के दही बल्ले बनाए हुए थे। वहाँ पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी खाने लोग घरों ही में बनाते हैं। 1-2 स्टोर यहाँ हैं जहाँ से मसाला जात मिल जाते हैं। एक पूरा बाजार भी है
जहाँ से हिंदुस्तानी पाकिस्तानी ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है। ग्रोसरी, दही बल्ले, चाट, मिठाइयाँ, समोसे, पकौड़े, हर चीज़ दस्तयाब है। पूरा बाजार ही इन दुकानों का है। यहाँ से ये बाजार काफ़ी दूर है, इसलिए वहाँ से हम कभी कभी देसी चीज़ें लेने जाते हैं। आम तौर पर चीज़ें घर पे ही बना लेते हैं। वैसे पार्टी करना हो तो उस बाजार से हर चीज़ मिल जाती है। मैं आपको वहाँ ले जाऊंगी। आपको यूं लगेगा जैसे आप अमेरिका नहीं, लाहौर ही के किसी बाजार में घूम फिर रही हैं। बुशरा मुझे तफसील बताने लगी। हलाल गोश्त की भी वहाँ दुकानें थीं। कई और जगह से भी हलाल गोश्त मिल जाता है। मुसलमान लोग उन्हीं दुकानों से गोश्त लेते हैं। अमेरिका में यहूदी भी बहुत बड़ी तादाद में हैं। यहूदी हलाल गोश्त खाते हैं, जिसे कोशर कहते हैं। इस तरह उनकी भी हलाल गोश्त की कई दुकानें मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। बुशरा, गोश्त तो हलाल मिल जाता है, मुर्गी वगैरह? मैंने पूछा। वो भी मिल जाती हैं। फ्रोजन मुर्गी बाज़ मुसलमान ममालिक से भी मंगवाई जाती है। यहाँ एक मुस्लिम पाकिस्तानी ने स्टोर और गोश्त की दुकान खोली हुई है। मुर्गियाँ भी होती हैं। मैं तो महीने की ग्रोसरी, गोश्त, मुर्गी वगैरह उसी से लाती हूँ। मछली तो मार्केट से आम मिल जाती है, ये कोई मसला नहीं है। अब इस पाकिस्तानी ने अब कैटरिंग भी शुरू की है। शादी ब्याह, बर्थडे पर तकरीब मुनक़द करना हो तो ये आदमी जो चीज़ चाहे, जितनी मिकदार में चाहे, सप्लाई करता है। अच्छी बात है, बड़ी आसानी हो गई होगी लोगों को। बिल्कुल। उसकी बिरयानी, कोफ्ते और चिकन रोस्ट तो बड़ा मशहूर है। अमेरिकन भी शौक से खाते हैं उसकी पकाई हुई चीज़ें। और नानी, हर किस्म के मसाले भी उसके पास होते हैं। अब तो शान मसाले यहाँ दस्तयाब हैं। सुर्ख मिर्च, धनिया, गरम मसाले, तेज़पात, सौंफ, अजवाइन, कलौंजी, फिटकड़ी, गर्जे के हर चीज़ मिल जाती है। बिरयानी मसाला, पुलाव मसाला, कोरमा मसाला, भुजिया मसाला, क्या चीज़ है जो अब यहाँ नहीं मिलती। कस्टर्ड, पुडिंग, गुलाब जामुन और दीगर मिठाइयों के पैकेट मिलते हैं। ला कर घर में हर चीज़ तैयार हो जाती है। मैं खुद अब हर चीज़ बना लेती हूँ। कल आपको गुलाब जामुन या रसगुल्ले बनाकर दिखाऊंगा। तुम तो बड़ी सुगड़ हो गई हो बुशरा, मैंने हंसकर कहा। साल सवा साल ही में इतना कुछ सीख लिया है। बुशरा ने मेडिकल किया था, हाउस जॉब कर रही थी कि शादी हो गई। फिर शादी के अगले हफ्ते वो अमेरिका आ गई। खाने पकाने और सीखने का उसे पाकिस्तान में तो वक्त ही नहीं मिला था। यहाँ आकर सब कुछ सीख लिया, वो भी साल भर में। मेरे लिए हैरानगी लेकिन खुशी की बात थी। अमेरिकी लोग सुअर का गोश्त खाते हैं, भैंस और बकरे का गोश्त कम ही इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में गोश्त की दुकानों पर पोर्क आम पड़ा मिल होता है। इनमें हलाल और हराम का भी कोई तस्वर नहीं, इसलिए मुसलमान को मुहतात होना पड़ता है। और अब हलाल गोश्त की मुसलमानों की दुकानें खुल जाने से लोगों को सुकून हासिल हो गया है कि इन्हें ज़बीहा गोश्त मिल जाता है। मेरी बेटी रूबी शादी के बाद अमेरिका चली गई थी। उसकी शादी 1973 में हुई थी। तब इतने ज़्यादा हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी अमेरिका में सेटल नहीं हुए थे। तब उन्हें हलाल गोश्त हासिल करने में खासी दिक्कत होती थी। बुशरा से बड़ी मालूमाती गुफ्तगू होती रही। रात खाना हम तीनों ने इकट्ठे खाया। बुशरा, तुम तो वाकई खाना पकाने में माहिर हो गई हो, मैंने उसका पका लजीज खाना खाते हुए कहा। फरहान मुस्कुरा कर बोले, डॉक्टरी भूल चुकी है, कुक अच्छी बन गई है। क्यों भूल चुकी हो जी? बुशरा ने खाना खाते हुए बोली। देखे नानी, फरहान बोले, ये डॉक्टर है और यहाँ डॉक्टर की कदर कीमत यकीनन एक कुक से बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा, इसे चाहिए ना कि किचन की मसरूफियात कम करके USMLE के इम्तिहान की तैयारी करे। जब तक ये इम्तिहान पास ना करेगी इसे रेजिडेंसी नहीं मिलेगी। रेजिडेंसी के बाद ही जॉब वगैरह मिलती है। इसे कहें अपनी पढ़ाई तो ज़ाया ना करे। फरहान खुशगवार अंदाज में संजीदा बात कह रहे थे। नानी, बुशरा बोली, मैं जानती हूँ मुझे USMLE की पास करना है। इसके 2 स्टेप थे, अब सुना है 3 हो गए हैं। खासा मुश्किल इम्तिहान है। अब देखें ना, घरदारी, फिर छोटी सी बच्ची, पढ़ाई कैसे करूं? फिर वो फरहान की तरफ देखकर बोली, मैंने आपसे कह दिया हुआ है कि मैं अपने बच्चे को बेबी सिस्टर के पास नहीं छोड़ना चाहती। हमने एक बच्चा रखना है या 2। जब ये बच्चे स्कूल जाने के काबिल हो जाएंगे ना, तब मैं पढ़ाई की तरफ आऊंगी और जॉब का सोचूंगी। मैं अपने बच्चों की तरबियत खुद करना चाहती हूँ। फरहान मुस्कुरा कर चुप रहे। बुशरा की बातों में वजन था। वो जिस मुआशरे में थी
वहाँ बच्चों की सही तरबियत माँ ही को करना चाहिए थी। वो बड़ी टैलेंटेड है, मैं जानती थी। जब उसने पढ़ाई करना होगी तो पूरे ध्यान और तनदेही से करेगी। उसका फैसला बहुत अच्छा था। वो बच्चों की अखलाकी बुनियादें बनाकर कोई और काम करने के हक में थी। उसने बेबी सिस्टर्स पर छोड़े हुए 2-3 बच्चों की मिसाल भी दी, जिनकी तरबियत किसी तौर पर मेयारी न हुई थी। खाने के बाद भी हम बातें करते रहे। फरहान कमरे में चले गए। हम दोनों ने बर्तन समेटे, मेज साफ की, फिर किचन में आए, मिलकर बर्तन धोए और सफाई की। मैं चाहती थी बुशरा की ज्यादा से ज्यादा मदद करूं। मेरे होते वो कुछ आराम कर ले, लेकिन बुशरा मुझे काम करने से मना करती थी। आपको आए अभी एक ही दिन तो हुआ है। मैं काम की आदी हो चुकी हूँ। यहाँ हर काम खुद ही करना पड़ता है। पाकिस्तान वाली ऐश नहीं कि बैठकर नौकरों पर हुक्म चलाते रहो। बुशरा, मैंने जवाब दिया, यहाँ बेशक लाख सहूलतें होंगी, लेकिन ये हर काम जो खुद करना पड़ता है खासा मुश्किल है। आदत हो जाती है नानी। मैंने यूं सर हिलाया। आज मैं जल्दी बिस्तर में लेट गई। बुशरा कुछ देर मेरे पास बैठी, फिर बच्ची के रोने पर उठ गई, शब बखैर कहा, बाथरूम की बत्ती जलाई और लिविंग रूम की लाइट बंद करके कमरे में चली गई। बिस्तर में लेटते ही मेरी आंखों में नींद उतरने लगी। फिर मैं जल्दी सो गई। रात 2-1 बार आंख खुली, एक दफा तो सारा के रोने से और दूसरी दफा यूं ही। सुबह मैं जल्दी उठ गई। बुशरा और फरहान अभी सो रहे थे। घड़ी देखी, फिर उठकर खिड़की की ब्लाइंड हटाकर बाहर नजर डाली। सुबह बेदार होने वाली थी। नमाज का वक्त था। मैंने नमाज पढ़ने का सोचा, फिर बाथरूम में चली गई। आज मैंने अमेरिका में पहली नमाज अदा की। नाश्ते के बाद बुशरा और मैंने जल्दी जल्दी काम समेटे। आज हमारा बाहर जाने का प्रोग्राम था। आज मैं आपको 1-2 स्टोरों पर ले जाऊंगी, बुशरा ने कहा। ठीक है, मैं सारा को गोद में लिए लिए बोली। दोपहर का खाना बाहर ही खाएंगे, मैकडोनल्ड के बर्गर खाएंगे। तब मैकडोनल्ड और केएफसी वगैरह पाकिस्तान में नहीं खुले थे। अमेरिका से जो भी पाकिस्तान आता, मैकडोनल्ड के बर्गर और केएफसी के चिकन का जरूर डिनर करता। मुझे बर्गर वगैरह पसंद तो नहीं, लेकिन मैकडोनल्ड का नाम जरूर अहमियत रखता था, इसलिए मैंने मुस्कुरा कर इस बात को सर हिलाया। कोई 11 बजे के करीब हम घर से निकले। मैंने सारा को गोद में उठाया हुआ था और बुशरा ने उसकी कैरी कार्ट, छोटा सा खूबसूरत बैग जिसमें बच्ची की फीड का सामान और एक फूलदार लिफाफा जिसमें डायपर्स थे, उठाया हुआ था। ये इतना साजो सामान साथ ले जा रही हूँ? मैंने यू शेप अपार्टमेंट्स के दरमियानी घास के कत्ते पर चलते हुए कहा। सारा के दूध का सामान है, तुम तो खुद से फीड करती हो। बाजार जाऊं तो दूध का डब्बा, नीम गर्म पानी का थर्मोस और फीडर वगैरह साथ ले जाती हूँ। गाड़ी अपार्टमेंट्स के पिछले पार्किंग एरिया में खड़ी थी। थोड़ा चलना पड़ता था। हम बातें करती उधर जा रही थी कि सामने से एक 25 साल गोरी आती दिखाई दी। उसने बुशरा को हाथ हिलाकर हेलो कहा। बुशरा ने भी जवाबन हेलो कहा। कहाँ जा रही हो और ये कौन है? उसने अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने के बजाय हमारी तरफ रुख करते हुए कहा। उसने जीन्स पर मोटा स्वेटर पहन रखा था, सर पर ऊनी टोपी और हाथों पर गर्म दस्ताने चढ़ा रखे थे। बुशरा ने मेरा तारुफ उससे करवाया। मैंने भी उसे हेलो कहा। उसने भी। वो बड़ी खुश नजर आ रही थी। आज ऑफिस नहीं गई या वापस आ गई? बुशरा ने कहा। आज मैं हॉस्पिटल गई थी। खैरियत? ओह बिल्कुल। फिर? वो खुशी से चमकती हुई अमेरिकन लहजे में बोली, बुशरा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। बुशरा एक लम्हा तो झिझकी, फिर बोली, वाकई? हाँ, मैं चेकअप के लिए ही हॉस्पिटल गई थी। मेरा यूरिन रिजल्ट पॉजिटिव है। वो खुशी से फूली में समा रही थी। बुशरा ने इससे 2-1 बातें कहीं की, फिर बाय करते हुए आगे बढ़ गई। मैं भी उसे हाथ हिलाते हुए आगे चल दी। बुशरा बोली, नानी, यही वो लड़की है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। बॉयफ्रेंड? और प्रेग्नेंट? इतनी खुश? और क्या? बुशरा से, देख लें, ये खुश इसलिए है कि अब बॉयफ्रेंड को शादी करने पर मजबूर कर सके। अच्छा। हाँ नन्ही, उसकी मर्जी हुई तो शादी कर लेगा, वरना छोड़कर भाग जाएगा। और ये बच्चा पैदा कर लेगी, उसे पालेगी और सिंगल पेरेंट कहलाएगी। ये बात मायूब नहीं?
यहाँ नहीं। ऐसी औरतें और लड़कियाँ यहाँ बहुत मिलेंगी। वैसे 25-26 साल के बाद अक्सर लड़कियों की शादी के बंधन में बंध जाने की ख्वाहिश होती है। ये तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर चाहती है। हो जाए तो हो जाए, वरना कटी पतंग। कटी पतंग कहाँ नानी, किसी और से दोस्ती कर लेती हैं। लड़की लड़के की दोस्ती यहाँ मौजूद थोड़ी है। ये तो इन लोगों के दस्तूर का हिस्सा है। लड़की 12-14 साल की हो जाए और किसी को बॉयफ्रेंड ना बनाए तो माएँ इन्हें साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाती हैं। ऐसी लड़कियाँ नॉर्मल नहीं समझी जाती। तौबा! अभी तो आप बहुत कुछ देखेंगे यहाँ। सब लोग ऐसे ही हैं। नहीं नानी, यहाँ अच्छी फैमिलीज भी हैं। अमेरिका की आबादी का 37% ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है। बाकी 63% ऐसे ही बेदरे बेघरे लोग हैं। हम बातें करते हुए गाड़ी के पास आ गए। बुशरा ने गाड़ी खोली, पिछली सीट पर कैरी कार्ड रख कर सारा को उसमें डाला और फिर सीट बेल्ट से टोकरी बांध दी। सारा रोने लगी तो उसने चूसनी उसके मुंह में डाल दी। बच्ची को खूब गर्म कपड़ों में लपेटा हुआ था क्योंकि बाहर बेहद सर्दी थी। बच्ची को चुप करा के बुशरा ड्राइविंग सीट पर आन बैठी। दूसरी तरफ का दरवाजा मेरे लिए खोल दिया। मैं भी सीट पर बैठ गई, अपना पर्स गोद में रख लिया। बुशरा सीट बेल्ट बांधते हुए मेरी तरफ देखकर बोली, नानी सीट बेल्ट बांध लें। क्या जरूरी है मैं भी बेल्ट बांधूं? नानी, आप अमेरिका में हैं, पाकिस्तान में नहीं। सीट बेल्ट बांधना कानूनन जरूरी है। मैंने कंधे के ऊपर से बेल्ट लाकर सीने के ऊपर से ले जाते हुए उसका हुक्म लगा दिया। याद रखें, जब भी गाड़ी में बैठे ये बेल्ट लगाना जरूरी होगा। चलो भाई ठीक है। इसकी खिलाफ वर्जी पर टिकट यानी जुर्माना मिल जाता है। बुशरा ने गाड़ी स्टार्ट की, पार्किंग लॉट से निकाली। खासा बड़ा पार्किंग लॉट था, लेकिन उस वक्त वो 2-1 गाड़ियां ही यहाँ खड़ी थी क्योंकि लोग अपने अपने काम और अपनी अपनी नौकरियों पर जा चुके थे। वक्त की पाबंदी यहाँ बेहद लाजमी होती है। हम सड़क पर आ गए। सड़क के दोनों रवैया सिंगल और डबल बेडरूम अपार्टमेंट्स बने हुए थे। कोई चौकोर, कोई एल शेप। अपार्टमेंट्स के सामने घासी मैदान, किनारों पर चलने के लिए ईंटों की बनी रंशें। तरतीब से बने साफ सुथरे अपार्टमेंट्स बड़े खूबसूरत लग रहे थे। आम मकानों की बैरूनी दीवारें सुर्ख थी जो सब्जे के साथ बड़ी अच्छी लग रही थी। सड़कें साफ सुथरी जैसे धुली हुई हों। फिजा साफ सुथरी, कोई पोल्यूशन नहीं। धूल न मिट्टी न गाड़ियों का धुआं और न ही हार्नों की बेरब्त आवाजें। हालांकि बेशुमार गाड़ियां आ जा रही थी। छोटी सड़कें पार करके बुशरा हाईवे पर आ गई। वो मुझे अमेरिका के मशहूर स्टोर मैसी पर ले जा रही थी जो उसके घर से 40 मिनट की ड्राइव पर था। हाईवे पर ट्रैफिक बड़ी ही हमवारी से रवां थी। जगह जगह सिग्नल, इशारे, बत्तियां, तीर के निशान और रास्ते बताने के लिए बड़े बड़े बोर्ड आवेजा थे। सफाई ने बेहद मुतासर किया। नानी जी, मैसी से पहले मैं आपको एक और स्टोर पर ले जाता हूँ। चलो, जहाँ जी चाहे ले चलो। $1 ट्री। क्या मतलब? यहाँ हर चीज $1 की मिलती है। वाकई? हाँ, बाज़ चीजें तो बहुत अच्छी होती हैं। चलकर देख लेते हैं। ये एक राउंड शेप की मार्केट समझ लें। बहुत सी दुकानें हैं, शॉपिंग मॉल। वो सड़क से उतरकर दाएं हाथ के खुले रास्ते पर मुड़ गई, फिर कई दुकानों के सामने से होती हुई $1 ट्री के सामने रुक गई। मैं सारा को निकाल लूं, आप इसे लेकर बरामदे में खड़ी हो, मैं सामने गाड़ी पार्क करके आ जाती। इसकी बच्चा गाड़ी भी निकाल लूं। पराम? हाँ नानी, इसे उठाकर चलना मुश्किल होता है। पराम हम डिग्गी में रखते हैं, इसमें इसे डालकर स्टोरों में घूम फिर लेते हैं। उसने पराम में सारा को डाला, बरामदे में लाकर मेरे हवाले करते हुए बोली, आप यहाँ ठहरें, मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूँ। मैं वहीं एक तरफ होकर खड़ी हो गई। कुछ लोग आ जा रहे थे, शॉपिंग के लिए दुकानों के अंदर जा रहे थे, कुछ शॉपिंग के बाद वापस आ रहे थे। बहुत ज्यादा रश नहीं था क्योंकि लोग काम पर गए हुए थे। ये गोल दायरे में बनी बहुत बड़ी मार्केट थी। बड़ी बड़ी शॉप्स थी। उनके आगे चौड़ा तवील बरामदा, बरामदे के बाहर गोलाई में सुरमई सड़क, सेंटर में गोलाई ही में पार्किंग लॉट। यहाँ जमीन पर सफेद रंग से लाइनें बनी हुई थी। 2 लाइनों के दरमियान गाड़ी खड़ी करना होता। पार्किंग का निजाम बहुत उम्दा था। बेतरतीबी से कोई गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता था।
हर कोई सफेद लाइनों के दरमियान छोड़ी जगह पर गाड़ी पार्क करने का पाबंद था। ये पार्किंग इस तरह थी कि चाहे सारा लाड पार्किंग से भरा हुआ हो, लेकिन क्या मजाल गाड़ी निकालने वाले को कोई दिक्कत पेश आए। गाड़ी लाने और निकालने के पूरे रास्ते बने थे। सड़क के करीब स्टोरों के सामने माजूरों की गाड़ी खड़ी करने की जगह मखसूस होती है। वहाँ सिर्फ माजूर लोग जिनके पास बाकायदा सर्टिफिकेट हो गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। इससे ऐसे लोगों को सहूलत भी होती है। स्टोर से सामान खरीदा और सामने ही सड़क के साथ खड़ी गाड़ी में रख दिया। ऐसे अफराद के लिए गाड़ियां भी ऑटोमेटिक होती हैं। ये जगह चूंकि माजूर अफराद की गाड़ियों के लिए मखसूस होती है, इसलिए ये खाली भी हो तब भी वहाँ आम आदमी गाड़ी खड़ी नहीं करता। ये बरामदे में खड़ी कार पार्किंग लॉट को देखकर सोच रही थी कि हमारे मुल्क में ऐसी बात क्यों नहीं होती। गाड़ियां जहां भी खड़ी की जाती हैं बेतरतीबी से, कोई आगे खड़ी कर देता है कोई पीछे। बाज़ औक़ात तो इस बेढंगे अंदाज में गाड़ियां खड़ी की जाती हैं कि बवक्ते ज़रूरत गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाती है। पीछे गाड़ी, आगे गाड़ी और आप दरमियान में फंसे हुए हैं। अगली पिछली गाड़ियों वाले मजे से दुकानों में घुसे शॉपिंग कर रहे होते हैं। उन्हें एहसास तक नहीं होता कि उनकी वजह से किसी दूसरे को कितनी परेशानी और कोफ्त हो रही है। और यहाँ क्या निज़ाम था, ना किसी को तकलीफ ना परेशानी। गाड़ी खड़ी की, काम किया, शॉपिंग की और मजे से गाड़ी निकाल कर ले गए। लुत्फ की बात यह है कि हमारे यहाँ के लोग भी यहाँ कानून की पूरी पासदारी करते हैं। वो लोग जो पाकिस्तान में ट्रैफिक किसी कानून को भी खातर में नहीं लाते, यहाँ बिला चोचरा वही करते हैं जो कानून कहता है। गाड़ी सीट बेल्ट बांधे बगैर नहीं चलाते। स्पीड की जितनी हद मुकर्रर हो उसी पर चलते हैं। इशारों पर रुकते हैं, चाहे इर्द गिर्द कोई भी देखने वाला ना हो। गाड़ी पार्किंग लॉट में उसी तरह खड़ी करते हैं जैसे ऑर्डर हो। सफेद लाइन पर गाड़ी का पहिया नहीं आता। दो लाइनों के दरमियान खाली जगह पर गाड़ी रोकते हैं। माजूरों के लिए छोड़ी हुई पार्किंग की जगह पर रश होने के बावजूद गाड़ी खड़ी नहीं करते। ये जगह खाली है तो खाली पड़ी रहने देते हैं। एक ही लेन में जा रहे हो तो गाड़ी ओवरटेक नहीं करते। गाड़ी चलाते हुए सिगरेट पीना ममनू है, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होती। शराब पीकर कोई भी गाड़ी नहीं चला सकता। मुझे सोच सोच कर दुख हो रहा था कि ये कितनी मामूली मामूली बातें हैं, इन पर अमल दरामद मुश्किल काम भी नहीं, फिर भी हमारे यहाँ लोग ऐसा क्यों नहीं करते। उसूलों को तोड़ना, कानून शिकनी करना हमारा शेवा क्यों बन गया है। बहसीयत कौम, ये कितनी मायूब बात है। आखिर यहाँ भी तो ये लोग हैं जिस कदर साफ और शफाफ निज़ाम चला रहे हैं। मैंने वहीं खड़े खड़े तवील गोलाई में बने बरामदे पर नजर दौड़ाई। साफ सुथरा बरामदा, कहीं कोई कागज का टुकड़ा तक नजर न आया। कहीं पाँव से मसली हुई सिगरेट न दिखाई दी। कोई फल, कोई छिलका, कोई लिफाफा, किसी चॉकलेट की रैपिंग, कुछ भी न था। जगह जगह बरामदों में सरसब्ज गमले थे, साफ शफाफ बैठने के लिए बेंच थे और जगह जगह कूड़ादान थे जिन पर ढक्कन लगे थे। सुरमई गोल सड़क हद्दे निगाह तक साफ सुथरी थी। पार्किंग लॉट भी साफ था। कहीं फटी अखबारों के टुकड़े ना थे। कोई मोमी लिफाफा हवा से इधर उधर ना उड़ रहा था। कोई कोक कार्टन ना लुढ़क रहा था। कोई जूस का खाली डब्बा दिखाई न दे रहा था। सफाई और कानून के एहतराम ने मुझे बेहद मुतासर किया। बुशरा आ गई और हम स्टोरों के अंदर घूमने फिरने लगे। $1 ट्री नामी स्टोर में हर चीज $1 की थी। गो यहाँ कीमती चीजें ना थी, आम जरूरत की चीजें थी। फिर भी इतना कुछ था कि पूरे स्टोर को देखने में काफी वक्त लग गया। कैटलरी, बर्तन, बुरश, कॉस्मेटिक्स, कापियां, पेंसिलें, कुत्तों के ब्रश, उनके गले में बांधने वाले पट्टे, बिल्लियों की जरूरत की चीजें, परिंदों के पिंजरे, गर्जे के इंसानों और उन छोटे मोटे जानवरों परिंदों की हर चीज थी। मसनूई खूबसूरत रंगारंग फूल, खूबसूरत सेंट की शीशियाँ, डेकोरेशन की चीज़ें, चॉकलेट्स, टॉफियाँ, बेशुमार चीज़ें थी। सब चीज़ें ऊंचे ऊंचे स्टैंडों में बने खानों पर लाइनों में लगी थी। और भी कुछ लोग थे जो चीज़ें पसंद कर रहे थे। मैं बार बार उन्हीं की तरफ देख रही थी। वो जो चीज़ भी उठाते थे, खरीदना ना होती तो वापस उसी जगह उसी तरतीब से रख देते। मुझे अपने यहाँ की दुकानें याद आईं जहाँ अक्सर गाहक चीजें तो देखने के लिए निकाल लेते हैं लेकिन वापस रखने की जहमत नहीं करते। दुकान या शोरूम के मुलाजमों को चीजें बार बार ठीक करके रखना पड़ती है।
अल्लाह, कितना नुमाया फर्क था हम में और इन लोगों में। साफ सुथरी शॉप, साफ सुथरी तरतीब से पड़ी चीजें, जूं की तू छोड़कर हम दोनों बाहर निकली। बराबर में आर्टिफिशियल फूलों की दुकान थी जो बिल्कुल कुदरती लगते थे। यहाँ भी वही सफाई, वही तरतीब, कोई चीज उलट पुलट ना थी। इसी तरह हमने चंद और दुकानें भी देखी, कपड़ों की, बच्चों की चीजों की, किताबों की, सुई सिलाई की चीजों की, खुले कपड़े के थानों की। सब जगह एक ही फार्मूला, सफाई और तरतीब। गोलाई में बेशुमार दुकानें थी। नानी, यहाँ छोटी मोटी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, बड़े स्टोरों पर जाना नहीं पड़ता। ये मार्केट हमारे यहाँ की बाजार की तरह है, जरूरत की हर चीज दस्तयाब। हमारे बाजार और इसमें बड़ा नुमाया फर्क है बुशरा। मैं तो इसी से मरूब व मुतासर हूँ, यानी सफाई और तरतीब। ये तो है, बुशरा ने मुस्कुरा कर कहा। हर आदमी को पता है कि दुकान की तरतीब को किसी तौर खराब नहीं करना। अगर कोई गलती से इधर की चीज उधर रख दे तो फौरन सेल गर्ल आके उसे उसी जगह पर रख देती है। शॉप्स में ज्यादातर लड़कियां ही काम करती नजर आती हैं। हाँ, शॉप्स हो या बड़े बड़े स्टोर, ज्यादा औरतें ही इन जगहों पर काम करती हैं। मर्द भी होते हैं लेकिन ज्यादा औरतें होती हैं। वहां से हम वापस आ गए। अब बुशरा मुझे कहीं और ले जा रही थी। मैं खिड़की से बाहर आती जाती गाड़ियों को देख रही थी। छोटी सड़कों पर कुछ मोटी मोटी काली औरतें, कुछ गोरियां, ऐसे ही मिले जुले मर्द औरतें पैदल भी आ जा रहे थे। हम पेलेस शूज देखने गए। ये बहुत बड़ी दुकान नहीं थी। चारों तरफ शीशे लगे थे और 3-4 लाइनों में ऊंचे रैक्स के खानों में जनाना मर्दाना जूते पड़े थे। एक कदरे फरमा सी गोरी औरत ये दुकान चला रही थी। यहाँ $10 और उससे कम में अच्छी आरामदेह जूतियां मिल जाती थी। बड़े बड़े अमीर लोगों के लिए तो ये स्टोर नहीं था। हाँ, मुतवसत तबके के लोग यहाँ से कोट, शूज, जागर्स और चप्पल वगैरह खरीदते थे। ये एक जैन स्टोर है जो तकरीबन हर शहर में है। नानी, कोई जूता खरीद लें सस्ते में। इसके कहने पर मैंने काले शूज $10 में खरीदे जो बहुत आरामदेह थे। वक्त काफी हो गया था। पहले कुछ खा ना ले, बुशरा ने कहा। भूख लग गई? कुछ खास तो नहीं, अलबत्ता आपके खाने का वक्त हो रहा है। मैं चूंकि शुगर की मरीजा थी, इसलिए खाना वक्त पर खाना पड़ता था। जरा देर हुई तो कलेजा बैठने लगता। शुगर कम हो जाना भी तो अच्छी बात नहीं होती, इसलिए मैंने भी कहा, ठीक है, कुछ खा लेते हैं। मैकडोनल्ड के बर्गर खाएंगी? खिला दो। वो गाड़ी सड़क पर दौड़ाने लगी। रास्ते में डोंट की बेकरी आई। बुशरा ने पूछा, नानी, यहाँ से डोंट बड़े मशहूर हैं, खाएंगी? भाई, मैंने ज्यादा कुछ तो खाना नहीं, जानती हो, मैं अंदाजन कैलोरीज के हिसाब से खाती हूँ। बहुत अच्छी बात है नानी, आपकी परहेज और वक्त पर खाने की आदत बहुत अच्छी है, इसीलिए तो माशाल्लाह डायबिटिक होने के बावजूद इतनी अच्छी सेहत है। नजर न लगा देना, मैंने इसीलिए माशाल्लाह कहा है। बातें करते हुए हम एक छोटे से रेस्टोरेंट के सामने रुके। ये मैकडोनल्ड था, साफ सुथरा, जैसे धुला धुलाया हो। 20-25 सीटों वाला रेस्टोरेंट। हम एक मेज पर बैठ गए। सारा उठ गई थी। उसका फीडर बुशरा ने मुझे देते हुए सारा को मेरी गोद में डाल दिया। इसे दूध पिला दे, मैं बर्गर लूँ। वो उठकर काउंटर की तरफ गई, जहां ऑर्डर लेने और मिनटों में सप्लाई करने वाली 2 गोरी जवान खूबसूरत लड़कियां खड़ी गाहकों का मुस्कुरा मुस्कुरा कर इस्तेमाल कर रही। रेस्टोरेंट में 8-10 ही लोग बैठे बर्गर खा रहे थे। वो एक बर्गर और कोक लिए बाहर जा रहे थे। बुशरा ट्रे में कागज में लिपटे 2 बर्गर, 2 कोक के टिन और फ्रेंच फ्राइज के 2 पैकेट रखे आ गई। उसने ट्रे मेज पर रख दी और बोली, सारा को मुझे दे दें, आप खाना खाएं। मैं आपके लिए डाइट कोक लाई। ठीक है, मैं सारा को दूध पिला दूं, फिर खाती हूँ, तुम शुरू करो। सारा ने फीड खत्म कर की तो बुशरा ने उसे कैरी कार्ट में डाल दिया। ट्रे मेरे सामने करते हुए बोली, शुरू करें। पेशतर इसके कि सारा चीख उठे, तुम बर्गर खा लो। सारा रोती बहुत थी, शायद पेट में हवा भर जाती थी, लेकिन इस वक्त वो चुप थी। बुशरा ने अपना बर्गर उठाया, मैंने भी, लेकिन खाने से पहले बुशरा हंसकर बोली, नानी, बर्गर पर कलमा पढ़कर फूंक मार ली। क्यों? मैंने जल्दी से पूछा। चिकन बर्गर है,
तो ये लोग चिकन हलाल थोड़ा ही करते हैं। हाय, मैंने बर्गर जल्दी से ट्रे में रख दिया। बुशरा बेख्तियार हंसकर बोली, यहाँ बीफ बर्गर लें या चिकन बर्गर, ना बीफ ज़बीहा होता है ना चिकन। तो तुम लोग खाते क्यों हो? क्या करें, बस यही कर लेते हैं कि कलमा पढ़कर फूंक मार ली और खा लिया। मैं तो नहीं खाऊंगी, वो इसरार करने लगी। हंसती भी जाती और खाने को कहे भी जाती। मेरे खाने का वक्त भी हो रहा था। मैं काफी देर इंतजार करती रही। फिर मैंने बर्गर में रखा चिकन का कबाब निकाल कर ट्रे में रख दिया और बन में रखे सलाद, मायोनीज और चीज को ठीक तरह से जमाते हुए बन खाने लगा। नानी, आपने तो पैसे जाया कर दिए, तुम खा लो कबाब। कब तक ऐसा करेंगी? आपने तो काफी देर यहाँ रहना है। मैं कोक और बन खाती रही। वहां से बाहर निकले, मैंने इधर उधर निगाहें दौड़ाई। इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे। साफ सुथरे लिबास, बाल आरास्ता, हंसते मुस्कुराते चेहरे, काले गोरे, चीनी, जापानी, दीगर एशियाई, सब एक जैसे ही थे। यहाँ कोई चेथड़े और पैबंद लगा लिबास में नजर नहीं आया। किसी के बाल धूल मिट्टी में अटे और बिखरे ना थे। चेहरों पर बेसुकूनी और टेंशन की कोई अलामत न थी। राह चलते एक दूसरे को कंधा पेशानी से हेलो कहते। जिंदगी से बेजारी किसी चेहरे पर नजर न आती थी। मुझे अपने यहाँ के लोग याद आ रहे थे। गलियों बाजारों में फिरते लोग, चेहरे पर मुशक्कत की छाप, बेरोजगारी की परेशानी, सोबतों के आसार। अक्सर लोग सिवाय चंद फीसद छोड़कर ऐसे ही होते। मैं जब भी बाजार निकलती हूँ तो सड़कों पर, फुटपाथों पर पैदल चलने वाले, मैले लिबासों वाले, उजड़े चेहरे और बिखरे बालों वाले लोगों को गौर से देखती हूँ। उनके चेहरे उनके हालात के आईनादार होते हैं। मुझे कभी किसी चेहरे पर दूसरे अनजान को देखकर मुस्कुराहट की रमक दिखाई नहीं दी। शायद ये हमारा मिजाज हमारी जिंदगियों में घुली तलखियों की वजह से बन गया है। मैंने तो खुशहाल लोगों को भी किसी अजनबी से मुस्कुराते हुए अलग सिलक करते नहीं देखा। यहाँ सिर्फ इन्हीं लोगों से अलग सिलक की जाती है जिनसे जान पहचान। मुस्कुराया भी उसे ही देख कर जाता है जिसे आप पहचानते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के मिजाज में ये चीज शामिल है शायद। $1 ट्री में जब सारा की प्रॉम ले गए आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी तो कई औरतों ने झुक कर सारा को देखा, मुझे मुस्कुरा कर हेलो कहा। खैर, अब मैकडोनल्ड से निकलकर हम गाड़ी में आ बैठे। सारा पिछली सीट पर बांध दी गई और हम दोनों ने बेल्ट लगा ली। अब बुशरा मुझे यहाँ के मशहूर तरीन स्टोर मैसी दिखाने ले जा रही है। ये स्टोर काफी दूर था, तकरीबन 25 मिनट की ड्राइव थी। बुशरा साइड लाइन से निकलकर मेन रोड पर आ गई। उधर से हाईवे पर जाना था। हाईवे पर किसी पैदल चलने वाले को जाने की इजाजत नहीं, ना ही कोई नजर बचाकर सड़क को क्रॉस कर सकता है। यहाँ गाड़ियां मखसूस तेज रफ्तारी से जा आ रही होती हैं। जाने वाले अपनी लेन में, आने वाले अपनी में गो। यहाँ किसी ट्रैफिक हादसे का इम्कान तो नहीं होता, लेकिन जब हादसा हो तो बहुत बड़ा होता है। अगर अगली गाड़ी किसी वजह से रुक गई है या टायर फट गया है तो पीछे से तेज रफ्तारी से आने वाली 10-15 गाड़ियां तो जरूर एक दूसरे से टकराकर हादसे का सबब बनेगी। कभी कभार ऐसे हादसे हाईवे पर हो ही जाते हैं और गाड़ियों की तोड़ फोड़ के साथ इंसानी जानें भी खत्म हो जाती हैं। लेकिन ऐसा कभी कभार, बल्कि साल हर साल में एक आध दफा होता है। बुशरा ने गाड़ी मैसी के सामने लाकर खड़ी करके मुझे सड़क पर स्टोर के सामने वाले बरामदे के करीब, जहाँ स्टोर का दाखिली दरवाजा था, उतारा। सारा को उसके साजो सामान के साथ मुझे पकड़ाया और खुद गाड़ी पार्क करने चल दी। मैसी के सामने बेइंतहा बड़ा पार्किंग लॉट था। कम से कम 500-700 गाड़ियों के पार्क करने की जगह थी। मैसी के साथ ही एक बहुत बड़ा स्टोर स्टर्न था। दूसरी तरफ भी लॉर्ड एंड टेलर्स था। इसलिए यहाँ 3 स्टोरों के लिए पार्किंग थी। वही सफेद लाइनें, वही गाड़ियां खड़ी करने के लिए एक जैसा फासला, वहां भी सफेद लाइनें। स्टोर के ऐन सामने मजदूरों की गाड़ियां पार्क करने के लिए छोड़ी हुई जगह। एक जगह सफेद लोगन ही से मजदूर बंदे का खाता बना हुआ होता है ताकि हर एक को पता चल सके कि यहाँ सिर्फ वही लोग गाड़ी पार्क कर सकते हैं जिनके पास मजदूर होने का सर्टिफिकेट या कार्ड। चूंकि ये पार्किंग लॉट बेइंतहा बड़ा था, इसलिए लॉट नंबर 10 प्लेटों पर लिखकर पोल्स में लगाए हुए थे। ये पार्किंग लॉट 5 नंबर की प्लेटों पर मुहित था। इस तरह से गाड़ी निकालने में आसानी होती है, वरना सैकड़ों गाड़ियों में अपनी गाड़ी ढूंढना मुश्किल होता है।
जिस जिस लाट में गाड़ी खड़ी हो वो नंबर याद रखें और शॉपिंग के बाद आसानी से गाड़ी निकाल लें। किसी को जरा बार तकलीफ या तशवीश नहीं होती। कई दफा पार्किंग लॉट भर जाता है, गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं होती। इस हाल में लोग वापस लौट जाते हैं और थोड़ी देर घूम फिर कर फिर आ जाते हैं। उस वक्त तक कोई ना कोई तो शॉपिंग करके जा चुका होता है और गाड़ी के पार्क करने के लिए जगह मिल जाती है। मैं आज दिन की रोशनी में पहली बार अमेरिकी सरजमीन को देख रही थी। इस रात एयरपोर्ट से आते हुए न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी तक रोशनियों की दिवाली भी देखी थी। बुशरा आई तो हम मैसी के अंदर दाखिल हुए। इतना बड़ा स्टोर जो एकड़ों पर मुहित मैंने पहली बार देखा था। यहाँ क्या कुछ नहीं था। मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ चीजें बड़े तरीके से रखी और सजाई हुई थी। एक एक हिस्सा हमारे यहाँ के बड़े से बड़े स्टोर से बड़ा था। कहीं क्रॉकरी थी, कीमती क्रिस्टल के बर्तन, डेकोरेशन की जगमगाती चीजें, चमकती दमकती कटलरी। कोई हिस्सा जनाना लिबासों के लिए मुख्तस था, कहीं मर्दाना कमीजें और सूट थे, किसी बहुत बड़े हिस्से में स्वेटर और दीगर ऊनी चीजें थीं, कहीं बच्चों के पहनावे थे, कोई खिलौनों का हिस्सा था, कहीं औरतों के अंडरगारमेंट्स थे, तो कहीं हर किस्म के जूते रैकों में सजे थे और भी बेशुमार चीजें थी। ये निचला हिस्सा था, ऊपर भी इतना ही तवील और अरीज इलाका था। एस्केलेटर से लोग ऊपर जा रहे थे, नीचे आ रहे थे। एक तरफ लिफ्ट भी इस्तेमाल हो रही थी, सीढ़ियां भी थीं। लोग शॉपिंग में मसरूफ थे, काउंटर्स पर लेडीज खड़ी थीं, कंप्यूटर से कीमतें लगाई जा रही थीं। उस वक्त खरीदारी का जोर था, लेकिन क्या मजाल के कहीं कोई बदनज़मी हो। बेशुमार लोग चीजें देख रहे थे, मुंतखब कर रहे हैं, देख देख कर वापस रख रहे हैं, काउंटरों की तरफ जा रहे हैं, सामान खरीद कर बाहर निकल रहे हैं, नए खरीदार अंदर आ रहे हैं। लेकिन क्या मजाल जो शोर शराबा हो या धक्कम पेल हो। काउंटरों पर अगर रश है तो लोग अपनी अपनी चीजें उठाए आपको आप कतार में लग रहे हैं। बारी आने पर चीज सेल गर्ल के सामने रख रहे हैं, बिल बनता है, अदा करते हैं और अपनी राह लेते हैं। यहाँ चोरी पकड़ने का भी गजब का सिस्टम है। कोई बंदा पेमेंट किए बगैर स्टोर से बाहर नहीं जा सकता। जा बजा टीवी कैमरे नस्ब हैं, अलार्म सिस्टम है। अगर कोई चोरी की चीज लेकर बाहर निकले तो बैरूनी दरवाजे से बाहर निकलने से पहले एकदम ही स्टोर की सब बत्तियां रोशन हो जाती हैं और अलार्म बज उठते हैं। फिर भी यहाँ जितना सामान जितनी चीजें होती हैं शायद चोरी हो ही जाती हो, लेकिन इसका इम्कान नहीं होता। आम लोग ईमानदार, खरे, असूलों के पाबंद और कानून का एहतराम करने वाले हैं। यहाँ भी बुरे लोग हैं, चोरियां, डकैतियां और खिलाफ कानून बातें भी होती हैं, लेकिन इनका इतलाक आम शहरियों पर नहीं होता। ऐसे लोग महजब लोगों में शामिल नहीं होते। अवाम की अक्सरियत अच्छे लोगों की है। जराइम पेशा ज्यादातर काले लोग हैं जो अमेरिका के इंतहाई पसमानदा इलाकों में रहते हैं, जो कूड़े करकट के ढेरों से अपने लिए खाना ढूंढते हैं, इंतहाई गंदे इलाकों में रहते हैं। इन इलाकों में गाड़ियां खड़ी करने के लिए एक जैसा फासला, वहाँ भी सफ़ेद लाइनें, स्टोर के ऐन सामने मजदूरों की गाड़ियां पार्क करने के लिए छोड़ी हुई जगह। इस जगह सफ़ेद रोगन ही से मजदूर बंदे का खाका बना हुआ होता है, ताकि हर एक को पता चल सके कि यहाँ सिर्फ वही लोग गाड़ी पार्क कर सकते हैं जिनके पास मजदूर होने का सर्टिफिकेट या कार्ड। इंतहाई गंदे इलाकों में रहते हैं। इन इलाकों में मुहज्जब लोग जाते हुए डरते हैं। कत्ल, चोरी यहाँ आम होते हैं। यहाँ जो सरकारी अफसर मुतय्यन होता है उसे आम अफसर से दुगनी तिगनी तनख्वाह दी जाती है, क्योंकि कोई पता नहीं होता ये गैर मुहज्जब और गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर करने वाले लोग इन्हें कत्ल करते हैं। ऐसे इलाके अमेरिका में बहुत हैं। यकीन नहीं आता कि एक तरफ तो लोगों का मेयार जिंदगी इतना बुलंद, अखलाकी कदरें इतनी मजबूत, रहन सहन इतना पुरसहूलत, कानून का एहतराम, आइन की खिलाफ वर्जी का सोचा भी नहीं जा सकता, और दूसरी तरफ नस्ल इंसानी का ये हाल। खैर, ऐसे इलाके बहुत ज्यादा नहीं हैं। मैं उनके मुतल्लिक आगे चलकर लिखूंगी। फिलहाल तो मैसी की खरीदारी का आपको बताऊं। बुशरा ने अपने लिए वेलवेट का एक खूबसूरत लिबास खरीदा, बच्ची के लिए 2-4 चीजें ली। मैंने भी एक स्वेटर खरीदा। इन दिनों सेल लगी हुई थी, काफी डिस्काउंट मिल रहा था। मैंने एक हैंड बैग भी लिया। बस या कुछ और खरीदेंगे? बुशरा ने अपने लिफाफे संभालते हुए बच्चा गाड़ी धकेली। मैं तो बहुत थक गई हूँ बाबा, फिर किसी दिन आ जाएगा। स्टर्न और लॉर्ड एंड टेलर नहीं देखना? आज नहीं।
नानी, लॉर्ड एंड टेलर्स का जरा अमीरों का स्टोर है, बहुत खूबसूरत, नीट एंड क्लीन। कुछ भी हो, मैं अब थक गई हूँ, वापस चलो। सारा भी बार बार रो रही है। बच्चा गाड़ी में पड़े पड़े भी थक जाता है। और बुशरा, तुम्हें भी अभी अपने आप को इतना थकाना नहीं चाहिए। 15 दिन की तो बच्ची है तुम्हारी। बुशरा मुस्कुराई और बोली, कोई औरत स्टोरों में घूमते फिरते नहीं थकती। नहीं भाई, मैं तो अब वापस चलूंगी। कमबख्ती मारे इतने बड़े स्टोर, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते ही टांगे जवाब दे जाती। हम बातें करती बाहर निकल आई। दोपहर के 3 बज चुके थे। स्टोर में घूमते फिरते वक्त का पता ही ना चला। घर घर पहुंचने तक भी 45 मिनट लग गए। मेरा तो जोर जोर दुखने लगा। बुशरा अपनी शॉपिंग निकाल निकाल कर देखने लगी और मैं सोफे पर पांव पसार कर पड़ गया। बुशरा ने सारा की नेपी बदली, उसे फीड दी, फिर मेरे पहलू में लिटाकर अंदर गई। यहाँ फोन पर आंसरिंग मशीन लगा देते हैं, घर पे ना हो तो ये मशीन पैगाम रिकॉर्ड कर देती है। यूं पता चल जाता है कि गैर हाजिरी में किसका फोन आया था। आने वाले फोन का नंबर भी रिकॉर्ड हो जाता है। अब तो ये चीज़ें पाकिस्तान में भी दस्तयाब हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। वहाँ हर घर में ये मशीन अपना काम करती रहती है। बुशरा वापस बाहर आई तो बोली, नानी, शेबो खाला का फ़ोन आया था। अच्छा, क्या कहती है? आप खुद फ़ोन कर लीजिएगा। ज़रूर कहती होगी आपको लेने आ रही है। लाओ फ़ोन, मैं उससे बात करूँ। आराम से, मैं चाय बनाती हूँ, चाय पीकर कर लीजिएगा, तुम्हारी मर्जी। वो चाय बना लाई, साथ बिस्कुट और छोटा सा केक भी लाई। मैंने बिस्कुट या केक लेने से इज्तनाब किया तो वो बोली, नानी, ये मैं आपके लिए लाई हूँ, शुगर फ्री है। अच्छा, हाँ, यहाँ हर चीज़ शुगर फ्री मिल जाती है। कम कैलोरीज की चीज़ें दस्तयाब हैं। जो चीज़ आप खाना चाहें शुगर फ्री और कम कैलोरीज की मिल जाएगी। तो केक खाइए, बहुत मज़े का है। मैंने केक पीस ले लिया। मैं आपके लिए जूसेस भी लाई हूँ, कोक, 7 अप, चॉकलेट्स और टॉफियाँ भी। नानी, आपके लिए मक्खन भी कैलोरीज फ्री लाई हुई है। किसी दिन ग्रोसरी करने चलेंगे, आपको मज़े मज़े की चीज़ें बताऊंगी। और नानी, ये सब चीज़ें बराए नाम नहीं होती, बल्कि हर चीज़ पर बाकायदा लिखा होता है। फिर तो मज़ा है। परहेज जो मुझे करना पड़ता है, इससे तो कुछ अरसा निजात मिलेगी। हम बातें करते हुए चाय पीती रहीं। फिर मैंने शमीम को फ़ोन किया। वाकई वो मुझे अपने घर ले जाने के लिए जल्दी मचा रही थी। बुशरा ने फ़ोन मेरे हाथ से लिया और खुद शमीम से बात करने लगी। शेमो खल्ला, नानी कम अज़ कम 2 हफ्ते मेरे यहाँ रहेंगी। जब आपके बाकी मेहमान आ जाएंगे तो वो भी आ जाएंगे। शेमो खाला, खुदा के लिए मुझ पर रहम करे। नानी को अभी मेरे पास रहने दें। आप तो 25 साल से यहाँ रह रही हैं, बहन भाइयों के बगैर रहना सीख लिया है। लेकिन मैं तो अभी साल भर पहले यहाँ वारिद हुई हूँ। तन्हाई और अकेलेपन ने इतना डसा कि अब नानी को मेरे पास रहकर इस वज़ियत का मुताबा करना ही होगा। बुशरा की लंबी चौड़ी तकरीर के बाद शेमो ने जाने क्या कहा कि बुशरा खिलखिला कर हंस पड़ी। दोनों में खासी बेतकल्लफी थी। कुछ देर दोनों हंस हंस कर बातें करती रहीं। फिर बुशरा ने कहा, ठीक है शेमो खाला, आप इस इतवार को आ जाएं, हमारे साथ पूरा दिन गुजारें। शेमो ने शायद उसकी बात मान ली। थैंक यू शेमो खाला, थैंक यू। उसने फोन रख दिया। मैंने पूछा, क्या फैसला हुआ? शेमो खाला संडे को आएंगी, पूरा दिन हमारे साथ गुजारेंगी। अच्छी बात, कभी कभी आ जाती है मेरे घर। 8 दिन पहले ही सारा को देखने आई थी। $100 दिया था सारा को। भाई, अमीर औरत है वो, दिल की भी बहुत अच्छी है। हाँ नानी, आपने उनके साथ अभी नहीं जाना। 14 दिसंबर को वो दावत कर रही है, यानी शादी शुरू। तब हम आपको ले जाएंगे। शादी तक आप वहां रहिएगा। वो तो देखूंगी, शादी तक रहती हूँ या उसके बाद भी। अभी तो गुड्डी खाला और रुकैया मामी भी नहीं पहुंची। वो 13 दिसंबर को पहुंच रही है, इसलिए शम्मू ने खाना 14 दिसंबर को रखा है। जी, वाकई नसीम बाजी तो आ चुकी हैं। वो आ गई तो आप चारों बहनें और भाभी इकट्ठी हो जाएंगी। अभी तो नसीम बाजी भी अपनी बेटी हुमैरा के यहाँ ही है। बातें होती रहीं। फिर मैंने कहा, अहमद गुड्डी के साथ नहीं आ रहा? हाँ, वो चंद दिन बाद आएगा। फिर हम दोनों अहमद के मुतालिक बातें करने लगे। उसकी खुशकिस्मती थी जो उसे वीज़ा मिल गया था। नौजवान डॉक्टरों को तो बस किस्मत ही से वीज़ा मिलता है। शमीम के आने से पहले ही मैंने और बुशरा ने मिलकर खाना तैयार कर लिया। बुशरा अच्छा पका लेती थी,
लेकिन मैंने उसकी मदद की, 2-3 अच्छी डिशें बना ली और भी जो कुछ करना था कर लिया। इसके बाद बुशरा ने घर खूब अच्छी तरह साफ किया। धूल मिट्टी का तो वहां सवाल ही पैदा नहीं होता था। महीनों डस्टिंग ना करें तो कोई भी जायका नहीं। फिजा साफ और शफाफ और धुली धुलाई हो जैसे। बुशरा, यहाँ धूल मिट्टी नहीं उड़ती। इतने दिनों से मैंने तो यही देखा है। फिजा कितनी साफ होती है, लगता है अल्लाह मियाँ भी इन लोगों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। बुशरा हंसकर बोली, अल्लाह मियाँ भी जब भी मेहरबानी फरमाता है जब लोग हिम्मत करने वाले हों। अब धूल मिट्टी ना होने में हिम्मत का क्या दखल? नानी, यहाँ आप जहाँ कहीं भी जाइए ना, आपको कच्ची जमीन नजर नहीं आएगी। जहाँ भी कच्ची जमीन है उन लोगों ने वहां घास लगाई हुई है। 1 फुट भी कच्ची जमीन कहीं नजर नहीं आती। ये हमारे अपार्टमेंट्स के बाहर जितनी कच्ची जगह थी, सब जगह घास लगी हुई है। ये अपार्टमेंट्स के मालिक की जिम्मेदारी है कि कोई कच्ची जगह नजर ना आए। अच्छा? हाँ, बड़े बड़े घरों के इर्द गिर्द जितनी कच्ची जमीन हो, इस पर घरों के मालिक घास लगवाते और उसकी देखभाल करते हैं। दफ्तरों के बाहर घासी कते दफ्तर वालों की जिम्मेदारी है। लंबी शाहराहों के दोनों तरफ हुकूमत घास लगवाती है। क्या निजाम है! और हर कोई अपने फर्ज को फर्ज समझकर पूरा करता है। आपने देखा होगा, दरख्तों और फूलदार पौधों के गिर्द जो गोल सा दायरा पानी देने के लिए बनाया जाता है, वो भी नंगा नहीं होता। हाँ, मैंने ये चीज देखी है। लगता है दरख्तों की छाल कूट कर उनमें डाली होती है। कुछ ऐसी ही चीज होती है, छाल और लकड़ी का बराबर। मट्टी नामी चीज नजर नहीं आती। आप जहां भी जाएंगी, ये दायरे आपको इसी चीज से ढके हुए मिलेंगे। यहाँ की मिट्टी भी कुछ नामालूस ही है। कल हम एक सड़क से गुजर रहे थे, शायद वहां कोई बिल्डिंग जेर तामीर थी। हाँ, बुशरा ने बताया, जब कोई बिल्डिंग वगैरह बन रही हो तो लकड़ी के तख्तों की बाड़ सी इर्द गिर्द लगा दी जाती है। एक तो बिल्डिंग मटेरियल नजर ना आए, दूसरे मिट्टी वगैरह उड़े तो बाहर न जाए। वैसे यहाँ हमारे मुल्क की तरह उड़ने वाली खाक नहीं होती, फिर भी यहाँ नंगी कच्ची जमीन रखने का तस्वर ही नहीं। इसीलिए फिजा भी साफ रहती है और हर चीज भी। महीना भर जूते पॉलिश ना करें तो उनकी चमक दमक में फर्क नहीं आता। वाकई कमाल की बात है। अब आप बाहर जाएं तो सड़क के दोनों तरफ देखिएगा, कोई मिट्टी का ढेर या कच्ची जमीन आपको नजर नहीं आएगी। गवर्नमेंट और लोगों की मुश्तरका काविश है ना। मुझे एक बार फिर पाकिस्तान का ख्याल आ गया। धूल, मिट्टी, गंदगी के ढेर, उड़ते हुए मोमी लिफाफे, फटे कागज, कूड़ा करकट। मुझे दुख हुआ कि हम लोग सफाई जिसे हमारे मजहब ने निस्फ ईमान कहा है, उससे भी दानिस्ता अगमास पर थे। बहुत हद तक घरों के अंदर सफाई करवा ली, कूड़ा सड़कों के किनारे फेंकवा दिया, कोई परवाह नहीं, कोई अफसोस नहीं, कभी बुरा नहीं लगता। बहुत हो तो सरकार को कोस लेते हैं कि कूड़ा नहीं उठवाती, गंद के ढेर साफ नहीं करवाती। कभी हमने सोचा कि ये जिम्मेदारी हम शहरियों की भी है। जहाँ कूड़ा फेंकने के लिए ड्रम वगैरह भी रखवाए गए हों, लोग कूड़ा आधा उसके अंदर आधा बाहर फेंक देते हैं, जर्रा भर परवाह नहीं करते। सफाई का ऐसा तस्वर ही हम में नहीं है। यहाँ हम हर अपार्टमेंट्स के साथ बड़े बड़े चौकोर ढकने वाले कूड़ादान पड़े होते हैं, जिनमें मोमी लिफाफों में बांध कर कूड़ा डाला जाता है। मजाल है जो एक कागज का टुकड़ा या सब्जी फल का छिलका भी बाहर गिरा नजर आ जाए। गाड़ियां आती हैं और कूड़ा उठाकर ले जाती हैं। कूड़ा फेंकने वाली जगह भी इतनी साफ होती है, लगता है हमारे यहाँ के किसी साफ सुथरे घर का आंगन हो। वाह अमेरिका बहादुर, लोग यूं ही अमेरिका से मुतासर नहीं होते। खैर, बुशरा मुझे हर दूसरे दिन घुमाने फिराने ले जाती। हमने छोटी से छोटी शॉप और बड़े से बड़े स्टोर देखे। इन दिनों वहां सेलें लगी हुई थी। लोगों को निस्बतन सस्ती चीजें हासिल करने का चार्म होता है, इसलिए स्टोरों पर अब बहुत ज्यादा रश पड़ रहा था। क्रिसमस भी करीब आ रहा था और नया साल भी आने वाला था। इन दोनों मौकों पर अमेरिकी बड़ी फिजाजी से जश्न मनाते हैं, नए ड्रेसेस खरीदते हैं, घरों की को रोशनियों और रंगारंग कागजी फूलों से सजाते हैं। अपने अपने मकान के सामने जो भी पौधा या दरख्त हो, उस पर बरकी कुमकुमों से सजावट की जाती है। इन्हीं चीजों की खरीदारी अभी से शुरू हो गई थी। लोग हस्बे मकदूर
कुमकुमों की लड़ियां, चमकीले कागजी फूल वगैरह खरीद रहे थे। मलबूसात की खरीदारी भी हो रही थी। सर्दी चूंकि बेहद थी, इसलिए स्वेटर, ट्राउजर, लंबे गर्म कोट, टोपियां, मफलर, दस्ताने खरीदे जा रहे थे। बुशरा ने मुझे बहुत से और शॉपिंग सेंटर भी दिखाए, मॉल भी देखे। मैं कभी कभी कोई चीज खरीद भी लेती, लेकिन ज्यादातर विंडो शॉपिंग ही होती। यूं हमने मैसी, स्टर्न और मार्ट, कामडोर, लॉर्ड एंड टेलर्स वगैरह स्टोर देखे। फारहान शॉपिंग के शौकीन नहीं थे, इसलिए जिस दिन बुशरा के पास गाड़ी होती, हम दोनों ही शॉपिंग सेंटर्स देखने निकल जाते। हाँ, शाम को कहीं बाहर घूमने फिरने या किसी के यहाँ जाना हो तो फारहान हमें कंपनी जरूर देते। जिस दिन गाड़ी हमारे पास ना होती, हम सारा सारा दिन बातों में गुजार देते। किसी किसी दिन बुशरा की वो हिंदू दोस्त भी आ जाती। वो बुशरा की हम उम्र ही थी, उर्दू बोल लेती थी, गपशप लगाने में वो भी होशियार थी। इतनी देर बैठी रहती कि घर जाना ही भूल जाता। वो बहुत अच्छी दोस्त और खासी कल्चरल लड़की थी। इसकी गुफ्तगू मुहज्जब होती, खासी किस्सा गो थी, अपने मुल्क की बातें बताती। हम सब एक दूसरे की बातों से लुत्फानंदोज होते। बुशरा की तरह वो भी मुझे नानी कहने लगी। हमारी उम्रों का तफावत था, लेकिन वो दोनों मेरी उम्र के फर्क के बावजूद मेरी अच्छी दोस्त थी। बुशरा से तो शुरू ही से नानी नवासी के रिश्ते से कहीं ज्यादा दोस्ती का रिश्ता उस्तवार था। अब अरमला से भी ये रिश्ता जुड़ गया। वो किसी किसी दिन मेरे लिए भी कोई डिश बना कर ले आती, जिसे मैं बड़े प्यार से रख लेती, लेकिन जाने क्यों खाने को जी न चाहता। इसका दिल रखने को मैं चख जरूर लेती, खाने की तारीफ भी करती। मेरा ज़मीर मुझे मलामत भी करता, ये दिखावा असलियत के बरखिलाफ होता। लेकिन जाने क्यों मैं उसकी पकाई हुई डिश खाने से गुरेजा होती। यही हाल बुशरा का भी था, लेकिन वो बड़ी खुशी से हमारी पकी हुई चीजें खा लेती। एक दिन उसने हमें अपने घर भी बुलाया। उसका अपार्टमेंट भी बुशरा ही की तरह था, सिंगल बेडरूम, लिविंग रूम, किचन वगैरह। लेकिन उसने बुशरा की तरह अपार्टमेंट डेकोरेट नहीं किया हुआ था। बेडरूम में 2 फोम के गद्दे ऊपर तले रखे हुए, लिविंग रूम में एक तरफ मेज और 2 कुर्सियां, दूसरी तरफ 2 चौकियां, 2 चमड़े के कवर वाली मोटी मोटी गद्दियां, दरमियान में छोटा सा कालीन, नीचे सी मेज पर गुलदान ताज़ा फूलों से महकता। कमरे के एक कोने में मिट्टी की भगवान की मूर्ति, जिस पर सुर्ख सुनहरी रंग भरा हुआ था। ये मूर्ति छोटी सी चौकी पर रखी थी। उसके एक तरफ शमादान, 2 कटोरियां, सागवान की तश्तरी और एक माला पड़ी रहती थी। इसके ऊपर ही दीवार पर सलीब यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की छवि लगी हुई थी। उसने हमें गद्दियों और चौकी पर बिठाया, फिर हंसकर बोली, नानी, मेरा घर बुशरा की तरह सजा हुआ नहीं है, लेकिन घर तो है बेटी। ऐसी छत जिसके तले हम दोनों सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। नानी ये बड़ी कंजूस है, पैसे जमा करती है, घर पर खर्च नहीं करती। बुशरा ने हंसकर कहा, नहीं नानी, मैं पढ़ रही, यूनिवर्सिटी जाती हूँ। यहाँ इस तरह पढ़ना बहुत महंगा है। हमारा अभी ग्रीन कार्ड का मामला भी लटक रहा है, इसलिए पैसे कहाँ बचते हैं। बुशरा को पता है यहाँ अपने खर्च पर पड़ना कितना मुश्किल है। चलो कोई बात नहीं, तालीम हासिल कर लोगी तो अय्याशी होगी, लेकिन मुझे पता है तुम तब भी कंजूस रहोगी। बुशरा ने उसे छेड़ा। वो मुझे अपने माली मिसाइल बताने लगी। मैंने उसकी तरफदारी करते हुए दिलजोई की। फिर इस मौजू से हटने के लिए उससे पूछा, तुम दोनों अपने अपने मजहब पर कायम हो? हाँ नानी, वो बोली, और फिर भगवान की मूर्ति और स्लेब की तरफ इशारा करके बोली, मैंने जब पूजा करना होती है तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बैठ जाती हूँ। जो शब्द आते हैं पढ़ती रहती हूँ, और यूहन्ना अपने मसीह की जब दिल चाहे ज़ियारत कर लेता है। आपस में कोई बहस तकरार तो नहीं होती मजहब के मामले में? कभी नहीं, वो हंसकर बोली। फिर बुशरा की तरफ नजर उछाल कर कहा, वैसे अक्सर लड़ाई हो जाती है। मियाँ बीवी में इख्तलाफ तो होते ही हैं, लेकिन ये कभी संजीदा नहीं होने चाहिए। यहाँ संजीदा होते ही नहीं नानी, लड़ झगड़ कर खुद ही एक दूसरे को मना लेते हैं। तीसरा तो कोई होता ही नहीं जो दखल दे। क्यों बुशरा? हाँ, अच्छी बात है। इसने हमारे लिए काफी बनाई, साथ बिस्कुट लाई, पापड़ी किस्म की कोई चीज साथ ले आई। मैंने एक बिस्कुट लिया, काफी उसने बहुत अच्छी बनाई थी, घूंट घूंट पी ली। हम घंटा भर उसके यहाँ रुके। फिर उसके लिए एक पाकिस्तानी गुलदान बतौर गिफ्ट ले गई थी। उसे पाकर वो बहुत खुश हुई, मोहब्बत से मेरे बगलगीर हो गई। मैंने जज्बों की कैफियत को महसूस किया।
वापसी पर मैं और बुशरा जब उसी की बातें कर रही थी तो मैंने कहा, बुशरा, ये लड़की हिंदू है, अपने अकीदे की भी पक्की लगती है, जो भगवान की मूर्ति यहाँ भी अपने घर में रखे हुए है, लेकिन इसके बावजूद वो मुसलमानों से मिलती है, खुशी से खाती पीती है, उसके दिल में कदूरत और नफरत नाम की नहीं। तो फिर मैं समझ नहीं पाती, वहाँ हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों में ये जज्बे इतने शदीद और तनोमंद क्यों हैं? हिंदू मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करते, मुसलमान हिंदुओं को दुश्मनी की हद तक नफरत हैं। ये सब कुछ वही है नानी। यहाँ मैंने किसी हिंदू मुस्लिम को लड़ते झगड़ते तकरार करते नहीं देखा। शेमो खाला की तो कुछ सहेलियां कट्टर किस्म की हिंदू हैं, लेकिन आए दिन एक दूसरे के यहाँ पार्टी वगैरह में गई होती है। और तो और, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम शादियां भी हो रही है। फारहान के एक दोस्त ने एक हिंदू लड़की से शादी कर ली। खैर, ये तो जिस किस्म का यहाँ मुआशरा है, इसकी पैदावार है। मैं तो सोचती हूँ, जब यहाँ हिंदू मुस्लिम दोस्त बनकर रह सकते हैं, तो फिर इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डरों पर फौजें बंदूकें ताने क्यों रहती हैं? आए दिन इंडिया में हिंदू मुस्लिम फसादात क्यों होते हैं? जरा जरा सी बात पर लोग मुश्किल क्यों हो जाते हैं? एक दूसरे के गले काटने क्यों दौड़ पड़ते हैं? बुशरा के जवाब देने से पहले ही कैरी कार्ड में पुलिस सारा की जोर से टें की। वो हंसकर बोली, देख लेना नहीं, सारों को ये बहस पसंद नहीं आई। ये अमरीकी पैदावार है, इसलिए खुले दिलो दिमाग की। वाकई भाई, तुम ठीक कहती हो। चलो उठा लो इसे, टोकरी मुझे पकड़ा दो। नहीं नानी, अब घर जाकर ही इसे निकालूंगी, वो सामने ही तो घर है। कर्मला का घर बुशरा के घर से मुश्किल 2-3 फरलांग था। सड़क के एक तरफ वो थी, दूसरी तरफ बुशरा। हम चंद मिनट में ही